हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाला है जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट एड-ऑन 2। तो आपने देखा था कि कॉन्सेप्ट एड-ऑन 1 में हमने डिग्री एज वेल एज ऑर्डर को अच्छे से समझा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा है और कैसे उसे फॉर्म करते हैं ये सब देखा है विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो आज भी करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले समझेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन और फिर हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यस, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट together। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सफर आज के कॉन्सेप्ट एड-ऑन में। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे पहला काम कर लिया है, दैट मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लिया है और आज हम करने वाले हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे और हम यहाँ पे इसे समझने के बाद आ जाएंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और यहाँ पे पहला हमारा काम होगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सफर और सबसे पहले समझो कि क्या होता है जनरल सोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है बताओ, नाम से समझ में आ रहा होगा। जनरल वर्ड यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स जनरल सोल्यूशन, मतलब जनरलाइज कर दिया हमने। जैसे कि मैं अगर बोलूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ एक्स वाई को मैंने जनरलाइज कर दिया है। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। करेक्ट, x की वैल्यू चाहे तो -3 भी हो सकती है जबकि y की वैल्यू 5 होगी। तो ये टोटली डिपेंड्स। तो ये जनरल सोल्यूशन है, कुछ भी कर लो, x प्लस वाई होना चाहिए 2। राइट, समझ रहे हो ना। तो जब हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं, दैट मीन्स उसमें अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो सकता है, रहेगा। तो जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट मीन्स जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उसके सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। गॉट द आइडिया। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अगर ये है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन डन, जहां क्या दिखा d2y/dt स्क्वायर इक्वल्स टू -4x था और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो कुछ इस तरीका का आया है, जहां हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए a एंड b। देखो दोनों तरह से ही सही है, हमने फॉर्मेशन पढ़ा है तो पता है कि अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। बिल्कुल सही है ना। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो कांस्टेंट आए, दो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल। बिकॉज आपको पता है कि हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, फॉर्मेशन में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट, और सॉल्यूशन में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसलिए या तो इंटीग्रल बोलो या तो सॉल्यूशन बोलो ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमें सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसे ही हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बात समझ में आई, जो ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमारे पास उसके सोल्यूशन में। गॉट इट। तो देख रहे हो ना कि कैसे वाइस वर्सा है। जिस बच्चों ने अच्छे से फॉर्मेशन पढ़ा था, हालांकि वो एडवांस में है सिर्फ, बट फिर भी इतना तो आइडिया रखना चाहिए कि जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई इक्वेशन है, तो जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सिमिलरली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो जो ऑर्डर है उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस वन वाज जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट अबाउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर, बिल्कुल पर्टिकुलर है। अब x इक्वल्स टू अगर मैंने 1 दे दिया है तो यहाँ पे फॉर श्योर y इक्वल्स टू 1 ही होगा। सो दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अगर x इक्वल्स टू मैंने 0 बोल दिया है तो y इक्वल्स टू सिर्फ 2 ही हो सकता है। करेक्ट, फॉर द मेकिंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। गॉट इट। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट को हम कुछ वैल्यू देते हैं। दैट मीन्स यहाँ अब कांस्टेंट नहीं, दैट मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रह जाता। कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स रहेगा बट अननोन कांस्टेंट नहीं रह जाता, उसकी नोन वैल्यूज होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रल या तो सोल्यूशन बोलो
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसे ही हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है उसकी प्रॉपर वैल्यू होगी, दैट मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जांपल देख लो, सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट में देखा था, ये था अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, तो जो हमारे पास सोल्यूशन मिले हैं उस सोल्यूशन में हमें क्या दिख रहा है, ए और बी की जगह वी हैव द पर्टिकुलर वैल्यूज, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी अननोन नहीं रह गया, ए बी को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी व्हाट, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ में ये आ रहा होगा आपको कि ए बी की वैल्यू दी है, बट कैसे दी है, तो कैसे देने का जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कोई कंडीशन गिवन है तो अब हमें उस कंडीशन को चेक करना होगा, उसे सॉल्व करना होगा, उसे लगाना होगा टू गेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ ये ध्यान रखेंगे वेदर वी नीड द जनरल सोल्यूशन और वेदर वी नीड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जहाँ जनरल चाहिए वहाँ हमें सोचना ही नहीं है कोई भी कंडीशन लगाने के लिए, और जहाँ हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए वहाँ पे कंडीशन शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, जहाँ से हम उसे लगा के उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। तो चलो अब इसके सोल्यूशन के बारे में और टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब ऑर्डर डिग्री तो आप सबको समझ में आ ही चुका है, तो हम यहाँ पे जब भी बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, लेट अस अज्यूम ये इस तरीके का है, dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ x, y। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे तो cos x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, बस f ऑफ x, y है, दैट मीन्स x और y का फंक्शन है अपना यहाँ, डन। और यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर और एक ही डिग्री होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि dy/dx का होल स्क्वायर है। ठीक है, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो हम सोल्यूशन निकालते हैं उसी को हम यहाँ अब पढ़ने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है कि आपने पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, राइट। तो इंटीग्रेशन में देखा था आपने, डिफरेंशिएशन में तो हमने बहुत सारे ऑर्डर के डिफरेंशिएशन निकाले थे, बट आपने देखा है कि इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर का इंटीग्रेशन निकाला था, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे बार बार से उसको इंटीग्रेट और ज़्यादा बारी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के ही क्वेश्चंस के ऊपर, डन। ठीक है, ओके। अब जहाँ होगा मान लो डिग्री बढ़ा दी जाती है, वी विल सी, वैसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें लेट अस अज्यूम dy/dx के ऊपर पावर 2 रखा गया है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं दैट विल आल्सो बी शोन ओवर हियर। ठीक है ना, डन। तो डरना नहीं है बिल्कुल। अब देखो, अब हमारे पास 3 मेथड है। तो पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, नाम से समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आई विल टेल यू द डिटेल्स अबाउट दिस। दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो डिफरेंशियल है, फिर है तो हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, उसका एक मेथड है। और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या वो लीनियर फॉर्म में है, अगर है तब हम वहाँ पे ये मेथड लगाते हैं। हर मेथड में वेरिएबल सेपरेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज घूम फिरा के हम उसी जगह पे पहुँचते हैं। कोई भी मेथड लगा लो, बाद में हमें करना इसी तरीके से होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डन। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब समझ में आ गया कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ x, y। ठीक है ना। अब हमारा मेन फोकस क्या होगा कि इस f ऑफ x, y को हम कुछ इस तरीके से लिखें कि यहाँ पे ये fx और gy करके डिफरेंट फंक्शन बन जाए, उसके फॉर्म में बन जाए। दैट मीन्स हमारा मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, दैट वी हैव टू सेपरेट दिस x y का जो भी कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन होगा उसको हमें सेपरेट कर देना है, सो दैट हमारे पास इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आइदर x के साथ करेंगे या तो इंटीग्रेट विथ y करेंगे हम, राइट। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे इसे इस फॉर्म में बदल दिया fx इंटू डी एक्स इक्वल्स टू gy इंटू डी वाई, तो अब आसानी से आप समझ पा रहे हो ना कि अब हमें यहाँ जो इसे इंटीग्रेट करना है तो ये कैसे हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, यू विल गेट द सोल्यूशन। प्लस सी, आपको पता है कि जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो ये कांस्टेंट सी आता है, इंटीग्रल कांस्टेंट,
डन। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। या तो अगर आपने जैसे यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स और जी वाई में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे अगर सोच के देखो तो एफ एक्स वाई को हमने क्या लिखा है, एफ एक्स अपॉन जी वाई, करेक्ट, इस तरह से हमने सेपरेट किया। समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हमने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में सेपरेट कर दिया। इट कैन हैपन, है ना, हो सकता है। तो हमने अगर इस तरह से इसे कन्वर्ट किया है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम सेम काम करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। y वाले टर्म को y के साथ, x वाले टर्म को x के साथ ले जाएंगे। तो जब y वाले टर्म को आप y के साथ लाओगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन जी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन लगाओगे एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो आ ही जाएगा, और फिर यहाँ पे बस आपको इंटीग्रेशन लगाना है, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे हमारे पास, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। तो इस जनरल जो हमारे पास सोल्यूशन निकालना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ध्यान देना जनरल सोल्यूशन बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलाउड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अलग अलग करना है, ठीक है। तो अभी एज कि आप पहला ही मेथड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे फॉर श्योर वैसे ही क्वेश्चन में डालूंगी जिसमें वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। बाद में जब आप तीनों ही मेथड पढ़ लोगे तब मेन फोकस इसी पे होता है कि भाई पहले वो है कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको वहाँ वो चूज करना होगा कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम होमोजीनियस चेक करेंगे, लीनियर चेक करेंगे, या तो फिर वेरिएबल सेपरेशन से ही हो जाएगा। तो ये होगा आपका लास्ट में फोकस उस बात पे। अभी के लिए फॉर श्योर आप समझ ही सकते हो कि ये होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। दैट मीन्स यहाँ हम इसे सेपरेट करेंगे। जितने क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस उतनी ही आपको समझ में आएगी चीजें कि कैसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या दिख रहा है, e टू द पावर x माइनस वाई है, साथ में है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है इंटू e टू द पावर माइनस वाई भी है। क्या करें सो दैट ये सेपरेट किया जा सके। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो अगर मैं इसे सोच के देखूँ तो ये क्या है, e टू द पावर x नथिंग बट अपॉन e टू द पावर y, है कि नहीं, बिल्कुल है, डन। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और डिवाइड बाई e टू द पावर y है, करेक्ट है ना, बिल्कुल है। सो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नथिंग बट e टू द पावर x, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में है dy अपॉन डी एक्स। अब मेन हमारा फोकस किस पे था कि हमें y वाले सारे टर्म को एक साइड ले जाना है, x वाले सारे टर्म को एक साइड। तो क्यों ना हम इसे ऐसा कर दें सेपरेट करके। तो हमने यहाँ पे y वाले टर्म को सेपरेट किया और साथ ही साथ x वाले टर्म को सेपरेट किया। तो अब देखो दोनों ही साइड में आइदर आपको x दिखेगा और y दिखेगा। अब ले लो दोनों साइड इंटीग्रेशन, जैसे ही इंटीग्रेशन लगाया एक कांस्टेंट c आ गया, डन। अब ये डिपेंड करता है, अभी C1 लिया, C2 लिया, C3, लास्ट में जो आंसर लिखना है उसमें कांस्टेंट C लगा देना, ठीक है। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। तो आपने पता ही है कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो कांस्टेंट तो हमेशा चेंज हो जाता है। आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे कांस्टेंट निकलता जाएगा इंटीग्रेशन से एंड यू विल गेट द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वो अलग बात है। चलो चलो अब यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर y का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, नथिंग बट e टू द पावर y ओनली, डन, ठीक है। एंड इक्वल्स टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई टू द पावर एक्स का सेम ई टू द पावर एक्स एंड प्लस जो कांस्टेंट सी है वो रहेगा ही एज इट इज। सो यही हो गया आपका सोल्यूशन, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सजा धजा के लिख सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो, बिकॉज एनीवे दिख रहा है कि एक तरफ ई टू द पावर वाई आ गया है, बाकी हर तरफ राइट हैंड साइड में एक्स का फॉर्म है। तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमें अच्छे से दिख पा रहा है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और देखो तो अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी क्या था, एक ही तो था। देख रहे हो बात, जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट दिखेंगे आपको, और वो सच में दिख रहा है। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ सी जो है वो अननोन है, इट इज नॉट नोन, हमने कोई इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, इसलिए दिस इज जनरल सोल्यूशन। गॉट इट, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देख सकते हो जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, एक है।
तो कांस्टेंट कितने होने चाहिए, 1, क्योंकि जनरल सोल्यूशन है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए नहीं, तो भाई कांस्टेंट के फॉर्म में छोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही ये दिखा, इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेते हैं। और ढंग से लिखने के लिए आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर रूट है एक साइड, और इसको अगर दूसरी साइड ले जाए तो काफी कुछ अच्छा बन सकता है यहाँ पे सिचुएशन। डन। तो चलो मैंने इसके हिसाब से यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस, अब थोड़ा सा और ध्यान दे देती हूँ यहीं से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या मैं इस स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कुछ नहीं बल्कि इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन, फाइन। अब आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने एक तो ऐसे ही एक्स और वाई को सेपरेट कर दिया है, यहाँ भी एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट वाई के सारे टर्म को अगर एक साथ लिखूँ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में है डी वाई अपॉन डी एक्स। करेक्ट, वी कैन डू दिस। डन। अब डी वाई के सारे टर्म को एक साथ ले जाना है, डी एक्स के सारे टर्म को एक साथ, आपको पता है कि इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स डी वाई डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, ना ही डी एक्स डिनोमिनेटर में चलेगा, है ना। तो दैट मीन्स कुछ नहीं करके डी एक्स को इधर लाना होगा, तो एक्स के सारे टर्म को इधर लाना है, तो मुझे लिखना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ले लो। चलो इंटीग्रेशन बाद में लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, तो चलो मैं इंटीग्रेशन बाद में लिखूंगी, ठीक है, फाइन। इक्वल्स टू, माइनस को इधर ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, जैसे ही x और y को हमने सेपरेट किया, लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, लगाया इंटीग्रेशन तो प्लस कांस्टेंट c लिख दो। डन, ठीक है। अब इसको करना है हमें इंटीग्रेट, राइट, यही काम है। तो अब इसको जो इंटीग्रेट करना है उसके लिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ये तो आसानी से हो जाएगा। अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग कुछ u एंड t एज्यूम कर लूँ तो इट कैन बी डन, राइट। बट यहाँ क्या करना होगा, क्यों ना मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यही मिल रहा है, ठीक है, फाइन। dx एंड हियर अगर इसके ऊपर मैं फोकस करूँ तो चलो मैं इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको यहीं पे बता के दिखा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को u मान लिया, इनफैक्ट u स्क्वायर मान लो, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट है, हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2u इंटू डी यू। तो बेसिकली y डी वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, u इंटू डी यू, है ना। तो y डी वाई की जगह u इंटू डी यू लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर। तो u का स्क्वायर के साथ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर का मतलब u ओनली, तो u कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ u ओनली, और u की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। तो ये सारी चीजें है ना, जितना ज्यादा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू कैन राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट कि u की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल। प्लस c तो था ही ऑलरेडी। डन, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। तो ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब बचता है भाई ये इंटीग्रेशन जो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। अब इसको जैसे ही मैंने इस तरह से किया है कन्वर्ट, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, सोचो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं इसको सेपरेट कर दूँ, तो थोड़ा इजी दिख रहा है। 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कर दूंगी तो काम चल रहा है, और dx हो गया, और प्लस इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो थोड़ा ध्यान दे के मुझे बताओ, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग में कुछ चमक रहा है आप लोगों को, यहाँ जो भूले बिसरे नज़ारे हैं यहीं से आपको कुछ दिख रहा है। जो मैंने ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ लिखा है, दिस इंटीग्रेशन, दिस वन इज सिमिलर टू दिस और नॉट, बस x की जगह यहाँ y और y की जगह यहाँ x है, करेक्ट। दैट मीन्स जो हमने रिजल्ट यहाँ पाया था वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा इससे,
मिलेगा बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ उसको? बिल्कुल। तो इसके लिए तो हमें कुछ सोचना है ही नहीं, है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। डन। तो ये भी इजी फॉर्म, ये भी इजी फॉर्म आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस बचा है हमारा मुद्दा पूरा का पूरा इसके ऊपर कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। क्या करोगे सोचो, इंटीग्रेशन तो बहुत सारे कर चुके हो, पता ही है आपको। यहाँ अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कुछ अज्यूम कर ले तो हमारा काम बन सकता है। तो चलो यहाँ से अज्यूम करते हैं। तो लेट अस अज्यूम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ले लेती हूँ टी स्क्वायर। डन। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से मिल जाएगा 2x, देखो यहाँ 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी, है ना। इतना ही होगा। 2 हो गया कैंसिल, x dx इक्वल्स टू t dt आएगा। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिर्फ x नहीं है, तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस 1 की जगह x मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं यहाँ x मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ भी मुझे x मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स इट कैन बी x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है ना, बिल्कुल। तो चलो अब इसको मैं आगे बढ़ा के सॉल्व करती हूँ। सो फ्रॉम हियर नाउ व्हाट वी कैन सी कि यहाँ से जो हमारे पास अब वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन की, उसमें हम लिख सकते हैं दैट दिस इंटीग्रेशन x dx के जगह t dt, और t dt चलो रहने दिया, t dt किया डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की जगह व्हाट वी कैन राइट, यहाँ से आप देख सकते हो अगर सिर्फ x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो दिस इज t स्क्वायर माइनस 1, तो लिख दिया t स्क्वायर माइनस 1, और एज की ये स्क्वायर रूट के अंदर हमने अज्यूम किया था t स्क्वायर, तो बाहर निकल के कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ t। तो दिस इज डन एंड हियर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर नथिंग बट प्लस सी। डन। बात सबको समझ में आ रही है, सारा फंडा क्लियर हो रहा है कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यू कैन सी दिस टी गॉट कैंसल्ड विथ ईच अदर। अब हमारे पास dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लगा दो वही। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, 1 अपॉन 2a का मतलब 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ t माइनस 1 करेंगे तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 एंड देन प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। दैट्स ऑल। सो फ्रॉम हियर अब t की वैल्यू पुट कर दो, और अगर ध्यान दे पा रहे हो तो क्या दिख रहा है हमें, अगर मैं इसको भी इस साइड ले आऊँ और इसको उस साइड ले जाऊँ तब भी काम बनेगा। सो कैन आई राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस 1/2 लॉग ऑफ t की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, t की जगह लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस सी, एंड दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो देखो एक ऑर्डर था डिफरेंशियल इक्वेशन का, सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक। दैट्स ऑल, डन। तो योर सोल्यूशन विल बी दिस वन ओनली। तो आप समझ रहे हो ना, सोल्यूशन के लिए वी नीड टू नो द इंटीग्रेशन एंड फॉर फॉर्मेशन के लिए वी नीड टू नो द डिफरेंशिएशन। डन। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, और देख सकते हो ये भी आया हुआ है जेईई मेन 2021 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ गिवन है इफ dy अपॉन dx इज दिस एंड साथ में y 0 इक्वल्स टू 1 का मतलब परफेक्ट, यहाँ हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, कंडीशन गिवन है। Then you have to find basically y of 1, that means y x जो निकालना है, फंक्शन जो निकालना है उसमें आपको x की जगह 1 पुट करना है, फिर बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया गया है तो देख सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बन जाता है। ओके, और इसको थोड़ा और ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं तो एडवांस लेवल का हिस्सा। ठीक, चलो यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। दैट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू देखते हैं क्या गिवन है। तो आप देख सकते हो ना 2 टू द पावर x
प्लस वाई है, दैट मीन्स क्या मैं इसको सेपरेट करूँ अगर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि सबसे पहला मुद्दा क्या होना चाहिए, हम इसको सेपरेट कर पाए, कुछ ऐसा सोचना होगा, है ना। तो हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ देखो, तो दिस इज बेसिकली अगर 2 टू द पावर x कॉमन लूँ तो हमें क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर y माइनस 1 अपॉन नथिंग बट 2 टू द पावर y, करेक्ट। दैट मीन्स कायदे से अगर आप अब देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने x के सारे टर्म को अलग और y के सारे टर्म को अलग कर दिया है, तो आप बस dy और dx के पास लेके जाओ सो दैट हम इंटीग्रेट कर पाए। तो यहाँ 2 टू द पावर y अपॉन 2 टू द पावर y माइनस 1 dy हो गया इक्वल्स टू 2 टू द पावर x dx हो गया। क्या करना है अब, करेक्ट, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करते ही हमारे पास आ गया कांस्टेंट c। डन, फाइन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बताओ मुझे। 2 टू द पावर y माइनस 1 को हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं, तो चलो यहाँ अज्यूम कर लिया जाए। लेट अस अज्यूम 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू, अगर हम t ले ले तो हमें क्या दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लेते हैं तो 2 टू द पावर y इंटू log 2, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 ओनली, इंटू dy एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट dt, करेक्ट। तो बेसिकली अगर यहाँ से देखो तो 2 टू द पावर y इंटू डी वाई जो ऊपर बैठा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, dt अपॉन log 2। तो log 2 से तो हमें डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कांस्टेंट है, कुछ करेगा नहीं। तो चलो अब यहाँ लिख देते हैं वैल्यू। सो दिस विल बी 1 अपॉन log 2, इसको आसानी से हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका हो गया, 2 टू द पावर y dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, और नीचे आ गया अपना सिर्फ और सिर्फ t। डन, फाइन। अब यहाँ हो गया है 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू ऑल नो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन इज a टू द पावर x अपॉन log a, सो इट विल बी 2 टू द पावर x अपॉन log 2। सबके बेस में क्या है यहाँ, बाय डिफॉल्ट e एंड प्लस c। डन। अब यहाँ देखो, सो फ्रॉम हियर बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ देखो dt अपॉन t है, दैट मीन्स log ऑफ t होगा, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ देखो log 2 यहाँ पे भी है, log 2 यहाँ पे भी है, तो चाहो तो आप log 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर एलसीएम ले ले तो कैन आई राइट log ऑफ t की जगह पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू है 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस, अब c इंटू log 2 लिख रहे हैं, तो चलो मैं इसको एक और नया कांस्टेंट c डैश बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, करेक्ट। यू नो कि हम कभी भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट ही है तो उसके साथ कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट बन गया, ठीक है, फाइन। अब हमने ये काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व करना है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये चेक करना है कि हमें चाहिए क्या था। तो हमें यहाँ से चाहिए था y1 की वैल्यू, और आप देखो अगर यहाँ तो y1 की वैल्यू दैट मीन्स x की वैल्यू हमें जब 1 रखनी है तब हमें वैल्यू निकालनी है ना। अब गिवन क्या है, y0 इक्वल्स टू 1, तो y0 इक्वल्स टू जब 1 दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 1, करेक्ट। अब इसका क्या मतलब समझ में आया आपको, यहाँ से हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, कैन वी राइट 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर, ये हो गया है 2 टू द पावर x प्लस c डैश, तो कोई दिक्कत नहीं है सबको, यस, करेक्ट। नाउ सिंस वी हैव y ऑफ 0 की वैल्यू एज 1, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि मैं यहाँ से सबसे पहले अगर y की वैल्यू एग्जैक्ट निकालूँ तो हमारा काम बन सकता है। तो फ्रॉम हियर इट इज़ गिवन, ठीक है ना, इसको हमें यूज़ करना है, बट उसके पहले y के फॉर्म में तो आ जाए चीज़ें। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर 2 टू द पावर x प्लस c डैश है, एंड देन ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर क्या मैं y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, log बेस में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे अपने पास है वैल्यूज e टू द पावर 2 टू द पावर x प्लस c डैश, ठीक है, एंड प्लस 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट एक्चुअल में वैल्यू तो यही है भाई, है ना। अब आपको क्या गिवन है, सिंस इट इज गिवन दैट y ऑफ 0 की वैल्यू इज 1, इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 0 y इज कमिंग एज 1, इसका मतलब यही है, करेक्ट, यही है ना इसका मतलब। तो अगर इसका मतलब ये है तो आप सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, करेक्ट। तो अगर सोचो कि मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 1 इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू मिल रही है, e टू द पावर
टू टू द पावर जैसे ही 0 रखा तो दिस इज 1, दैट मीन्स सी डैश प्लस 1 वैल्यू आ रही है। डन। अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? टेल मी। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है 1 वैल्यू कब होती है लॉग के फॉर्म में, जब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है इस अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर, उसकी वैल्यू जब 2 के बराबर होगी, बिकॉज जब बेस के बराबर होती है तभी हम उसकी वैल्यू 1 बोलते हैं। सो फ्रॉम हियर e टू द पावर c डैश प्लस 1 की वैल्यू इज नथिंग बट 2। तो बेसिकली e टू द पावर c डैश प्लस 1 is equal to nothing but 1, और e to the power anything की वैल्यू 1 कब होगी? जब इसकी पावर में वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स c डैश प्लस 1 विल बी नथिंग बट 0। इसका मतलब c डैश इज नथिंग बट -1। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। तो समझ रहे हो? नाउ अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो यू विल, इस जगह पे अगर मैं पुट कर दूं तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? जब x की वैल्यू आप 1 रख दोगे तभी निकल आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी रख सकते हो आप, यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। अब हमें यहाँ सोल्यूशन देख लेना चाहिए कि किस तरीके का है। तो y1 में हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ लॉग का फॉर्म दिख रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। आर यू गेटिंग दिस? हमारे पास इक्वेशन बहुत तरीके से आए हैं, बट कहाँ वैल्यू पुट करना है इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द सोल्यूशन। तो अब इस c डैश की वैल्यू -1 एज वेल एज x की वैल्यू एज 1 पुट करो और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, गॉट द आइडिया? तो चलो अब निकालते हैं। दैट मीन्स मैं एक काम करती हूँ, इसे इरेज करती हूँ इस जगह पे और फिर इसका सोल्यूशन यहाँ पुट करती हूँ। ठीक है ना? और यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डन। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर लेती हूँ। फाइन। तो आप देखो, सो देयरफॉर इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग, क्या क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू 1 एंड c डैश इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन कौन सा लिया था हमने? इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y1 की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट विल बी हियर? log 2 है बेस में और यहाँ पे हमें क्या मिला? e टू द पावर 2 टू द पावर 1 दैट मीन्स 2 ओनली। तो 2 - 1 हो गया है +1। देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ रहा है। सो व्हाट विल वी आर गेटिंग? log 2 और यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? e + 1 एंड दिस मस्ट बी योर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर log के बेस में 2 1 + e दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? तो मेन यहाँ पे सोल्यूशन को भी देखते हुए रहना है आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू लिखते फिर से एक और बारी सॉल्व करना पड़ता। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एज की इंटीग्रेशन भी यूज़ होता है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इससे डरना नहीं है बिकॉज ये बहुत सिंपल सा होता है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ घुमाने की ऑप्शंस होती ही नहीं है। एक बार अगर आपने समझ लिया कि सोल्यूशन कैसे हमें निकालना है, यहाँ कौन सा मेथड लगाया जा सकता है, देन इट इज़ ऑलमोस्ट डन। उसके बाद बस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने हैं, इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये भी आया हुआ है जेईई मेन 2022 में। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। तो देखना है, समझना है, फिर क्वेश्चन को लिखना है और सॉल्व करना है। क्या है यहाँ? लेट अ स्मूथ कर्व y इक्वल्स टू fx, ठीक है, बी सच दैट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट पता है ना, कुछ भी बल्कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, ओके, एट एनी पॉइंट x, y on it is directly proportional to -y/x। दैट मीन्स जैसे ये लाइन दिखा हमें ये समझ में आ गया कि क्या गिवन है। यहाँ गिवन है कि अपना जो dy/dx है ना फॉर दिस y इक्वल्स टू fx के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y/x। करेक्ट? डन। अब उसके बाद क्या है? इफ द कर्व passes through the point 1, 2 and 8, 1 then y of 1/8 की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या करें बताओ। यहाँ पे जब ये इक्वेशन हमें दिखा है जो कि किस तरह का दिख रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ dy/dx
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स क्या मैं इसको इक्वल कर दूं अगर -ky/x है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज भाई इस प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, इक्वल साइन बनाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि कांस्टेंट k है। तो हमें दिख रहा है कि आसानी से ही जो कांस्टेंट k दिखा है ये एक आपको बता रहा है जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में। अब हमें इक्वेशन मिलेगी, करेक्ट। तो अब यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो मुझे जो यहाँ गिवन कर्व है y=fx उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। जैसे ही उसके बारे में आइडिया लगेगा मैं उसको पास कराऊंगी उस 2 पॉइंट से और जो अननोन वैल्यू है उसको निकाल के डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लूँगी, करेक्ट। यही कर सकती हूँ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट कैन बी डन, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना माइनस dy है और ये हो जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो गया 1/ky, राइट, इक्वल्स टू, देख रहे हो ना, इसको इधर लेके आ गए, इक्वल्स टू यहाँ है dx/x, लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो जैसे ही लगाया प्लस हो गया कांस्टेंट c, तो बेसिकली व्हाट यू वैल्यू विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करो तो माइनस 1/k है, लॉग हो गया y, सॉरी इक्वल्स टू लॉग हो गया यहाँ x, ठीक है, प्लस c, राइट। आपको अच्छे से पता है कि ये जो c लिया है मैंने, कभी भी मैं इसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ बीइंग अ कांस्टेंट। तो क्या मैं c को log c लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं, राइट। तो चलो मैंने इसको मान लो कि log d बना दिया सो दैट कि हमारा सारा log में आ जा रहा है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा प्रोसेस करना है इसको। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि -1/k इंटू लॉग ऑफ यहाँ y है एंड इक्वल्स टू लॉग ऑफ यहाँ पे x है और प्लस मैंने लेट अस अज्यूम लॉग ऑफ d बोल दिया यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलो, अब फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, यहाँ पे बेसिकली अगर सोचो तो दिस इज, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ लॉग ऑफ d इंटू एक्स लिख सकती हूँ, करेक्ट, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो क्या मैं y⁻1/k इक्वल्स टू अगर dx लिखूँ तो किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं, राइट, आई कैन डू दिस, करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ देखो y⁻1/k इक्वल्स टू dx आ गया है, करेक्ट। अब हम क्या सोच सकते हैं यहाँ से, क्यों मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज लॉग इधर भी है लॉग इधर भी है, इस -1/k को हटाना था तो y⁻ में चला गया और यहाँ लॉग का बेस सेम अगर दिखे तो हम दोनों को आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। तो आई हैव रिटन लाइक दिस, डन। अब ये हमारे पास एक आ गया है इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म में है। अब इस जनरल फॉर्म के लिए हमारे पास दिख रहा है कि दो हमारे पास अननोन है। अच्छा, ये d से कंफ्यूज मत होना कि ये dx मतलब डिफरेंशिएशन वाला है, बेटर है कि मैं इस d को चेंज करके कुछ और बना देती हूँ। तो एक काम करती हूँ, इस d को मैं कैपिटल D लिख दूँ या तो फिर मैं इसको एक काम करती हूँ हाँ कुछ भी बना दो, मान लो कि लैम्डा बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये लैम्डा कर देती हूँ मैं, यहाँ पे लैम्डा हो गया, ये भी लैम्डा हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दो हमारे पास अननोन है, एक लैम्डा और एक k, इसको हमें निकालनी होगी वैल्यू। तो क्या गिवन है, इक्वेशन इज पासिंग थ्रू, कौन कौन से पॉइंट पासिंग थ्रू है 1,2 एज वेल एज 8,1। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी यहाँ तो y की वैल्यू 2 आएगी। जब मैं x की वैल्यू 1 समझ रहे हो ना, हाँ, और जब मैं x की वैल्यू 8 रखूंगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या मैं इन दोनों को यहाँ पुट कर लूँ, दो अननोन है, दो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो, तो दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू 2 कब होगी, 2⁻⁻1/k हमने किया तो यहाँ पे वैल्यू लैम्डा इंटू 1 आ गई है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से इतनी मिली है, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या समझ में आ रहा है, जब 8 रखूंगी लैम्डा 8 लैम्डा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 एनीथिंग इज 1 ओनली, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, देख रहे हो, 8 लैम्डा इक्वल्स टू नथिंग बट 1 ओनली। दैट मीन्स बेसिकली लैम्डा की वैल्यू 1/8 आ गई है। जैसे ही हमें लैम्डा की वैल्यू 1/8 मिली, आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हो 2⁻⁻1/k इक्वल्स टू 1/8 टू द पावर कितना होना चाहिए, सेम, दैट मीन्स 1 है यहाँ, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने क्या बोला है यहाँ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैंने बस यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस इज नथिंग बट 1/8, ठीक है। अब बेसिकली आपको यहाँ से k की जो है वो वैल्यू बतानी है, तो अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर
दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, माइनस वैल्यू है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 बिल्कुल। तो कैन बी राइट हियर 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 1/8 जो है, क्या मैं उसको 2 के फॉर्म में अगर लिखूँ तो यहाँ लिखा जा सकता है 1/3, 2 क्यूब। अभी थोड़ी देर के लिए 8 रहने दो, डन, ठीक है, फाइन। अब बेसिकली अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो दिस इज इक्वल्स टू 8 ओनली, और 8 को मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब, तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, 8 को 2 क्यूब आसानी से लिखा जा सकता है। अब बेस जब सेम हो जाए तो पावर भी सेम होता है, दैट मीन्स कैन आई गेट 1/k इक्वल्स टू 3, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/3। कैन आई गेट दिस? यस, तो लैम्डा की वैल्यू 1/8 और k की वैल्यू आ गई 1/3, फाइन। तो हमने यहाँ दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, तो देयरफॉर अब जो अपने पास इक्वेशन है दैट मीन्स y इक्वल्स टू जो fx था उसकी वैल्यू होगी कितनी, इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर लो। दिस इम्प्लाइज हमारे पास y टू द पावर -1/k का मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं y टू द पावर -1/k दैट मीन्स -3 लिख सकती हूँ। Are you getting this point or not? -1/k का मतलब -3, डन, इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 1/8, सो 1/8 इंटू एक्स। तो ये है अपने पास इक्वेशन। अब बोला क्या गया है, यू हैव टू फाइंड y ऑफ 1/8, सो देयरफॉर y ऑफ 1/8 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, टेल मी। x की जगह 1/8 रख दो, दैट मीन्स हियर अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे क्या मिल सक रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए पहले मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो दिस इज 1/y³ इक्वल्स टू x/8 आ रही है ना। तो दैट मीन्स यहाँ से y³ की वैल्यू जो है वो आ रही है 8/x, करेक्ट। तो अगर y³ की वैल्यू 8/x है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 8/x टू द पावर 1/3, करेक्ट, यही मतलब है इसका, है ना। अब यहाँ से आप बता दो मुझे वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे अब अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूँ आपसे तो कोई भी बता सकता है मुझे, y 1/8 रखी x की वैल्यू, इसका मतलब 8 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, दैट मीन्स ये हो गया आपका 64, तो 64 टू द पावर 1/3 एंड यू नो कि 64 दैट मीन्स 4 क्यूब कितना होता है 64 ओनली, दैट मीन्स 4 क्यूब टू द पावर 1/3 करेंगे तो कुछ नहीं बल्कि आंसर 4 आएगा। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ कनेक्ट करते जाना है आपको कि कैसे हमारे पास सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी इक्वेशन गिवन था वहाँ जो हमें दिख रहा है कि कंडीशन, वहाँ से हमें समझ में आया dy/dx इज प्रोपोर्शनल टू -y/x, तो वहाँ से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सो दैट हमारे पास इक्वेशन आ जाए। अब इक्वेशन में हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट आया, जैसे कि यहाँ लैम्डा और ये k कॉन्स्टेंट आया, इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। उस वैल्यू के लिए हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है जिससे पास कर रहा है कर्व, तो वो दोनों पॉइंट लगाया, हमारे पास लैम्डा और k की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे पास लैम्डा और k की वैल्यू आई, इसको हमने इसी इक्वेशन में पुट किया और एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन बना दिया, तो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को मिलते के साथ अब आप आराम से y 1/8 की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि हमारे सामने है, दैट इज 4। सो दिस इज द आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। और ये रहा अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसे फॉर्म में जहां हमें सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना होगा उस एक्सप्रेशन को। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स कुछ नहीं, हमें यहाँ रिड्यूस करना है इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सो दैट हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सके। अभी तक अपने पास कैसा होता था, dy/dx था इक्वल्स टू हमारे पास f(x, y) हुआ करता था, जिसको हमने क्या किया था, आइदर fx इंटू fy के फॉर्म में, नॉट fy, gy के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, या तो फिर हमने उसे किया था कन्वर्ट fx/gy के फॉर्म में, और फिर हमने इसके वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट किया था और सॉल्व किया था, राइट। हम यही मेथड चला रहे थे अभी तक। अब यहाँ जबकि हमारे पास f(x, y) के जगह पे एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का गिवन है, दैट मीन्स कुछ भी करके यहाँ वेरिएबल को तुरंत से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, इस तरह के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, तब हमें जो भी f के अंदर बैठी हुई चीजें होंगी x + by + c का फॉर्म, उसको आप सब्सटीट्यूट कर दो किसी एक अनदर वेरिएबल के फॉर्म में,
दैट मीन्स जो भी अंदर है उसको लेट अस अज्यूम मैंने t मान लिया। अब उसके बाद सारा मेथड एज इट इज लगाओगे। कैसे? तो चलो उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल आया है वहाँ क्या दिख रहा है, सोल्यूशन ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स है, राइट। तो यहाँ ये x प्लस वाई जो है इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है, इसको सेपरेट करना पॉसिबल है? अगर cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा दोगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है, दैट मीन्स तब भी x और y तो साथ ही साथ बैठ रहा है ना। सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है ना, नहीं तो आप सेपरेट कर लेते हैं आसानी से, बट यहाँ जब सेपरेट करना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, अभी क्या देखा था, सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस वाई को किसी और मेथड में, दैट मीन्स किसी और वेरिएबल में। तो यहाँ लेट अस अज्यूम x प्लस वाई को मैंने क्या कर लिया, t मान लिया, राइट। जैसे ही t मानोगे दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि अपना जो इक्वेशन है अब क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई की जगह cos t, अब ये है dy इक्वल्स टू dx, है ना, करेक्ट, यही है। अब सोचो कि यहाँ पे मेन हमारा क्या समझ में आ रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर cos t इंटू डी वाई अपॉन डी वाई और यहाँ पे इक्वल्स टू डी एक्स हो रहा है और ये एक्स वाई इक्वल्स टू मैंने अगर t एज्यूम किया है तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स बेसिकली फ्रॉम हियर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी निकाली, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। और यहाँ अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट कॉस टी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन कॉस टी बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या मैं इस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इस पूरे को लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से वैल्यू उठा के इधर लिख दो, तो दिस विल बी नथिंग बट डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस टी। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज y का तो कोई टर्म यहाँ था ही नहीं, t था, तो क्यों ना हम t में ही कन्वर्ट कर लें अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स टर्म आ गया है, माइनस 1 आ गया है। अब आप आसानी से देख सकते हो, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ तो मुझे t और x को सेपरेट करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ x y को सेपरेट करने में दिक्कत हो रही थी, बट यहाँ t और x को सेपरेट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो अब मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो ये माइनस अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाय नथिंग बट कॉस टी, करेक्ट, यही होगा, फाइन। अब देखो, अब मैं t के सारे टर्म को एक साइड ले आऊँ तो cos t इज हियर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस t इज हियर dt के साथ, और यहाँ हो गया है dx। अब आपको करना ही क्या है, आप तो बस इंटीग्रेट ही करना है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लो प्लस c लगा दो, योर वर्क इज डन, है ना। तो अब यहाँ क्या दिख रहा है, cos t अपॉन 1 प्लस कॉस टी है। तो बेसिकली क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, यू नो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है। cos t की यहाँ पे आप एक्सपैंड भी कर सकते हो वैल्यू, या तो फिर कुछ भी तिकड़म लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं इसको cos t की जगह 1 प्लस कॉस टी माइनस 1 कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। तो व्हाट यू विल गेट फर्स्ट, यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ dt, और माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी, करेक्ट। बस मैंने क्या किया है, +1 और -1 किया है ना, दैट आई कैन डू। एंड यहाँ पे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x, दैट मीन्स इक्वल्स टू प्लस c है। अब फ्रॉम हियर यू विल गेट हियर t माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना होगा, dt, एंड यू ऑल नो कि 1 प्लस कॉस टी है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर t बाई 2, करेक्ट, एंड इक्वल्स टू x प्लस c। नाउ फ्रॉम हियर t माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/2 है, दैट में सबसे पहले 1/2 मैंने अगर बाहर निकाल लिया तो दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर, अगर 1 बाय है तो दिस इज करेक्ट सेक स्क्वायर t बाई टी 2 एंड dt। अब तो आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना इजी हो गया है इसका इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू सबसे पहले देखो कि क्या निकल सकती है। t की वैल्यू कहाँ से हम निकाल सकते हैं, t की वैल्यू फ्रॉम हियर दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड x प्लस वाई। तो क्यों ना मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख दूँ इस t की जगह,
समझ रहे हो ना क्यों मैं इसको टी रखूं, माइनस अब यहाँ पे हाफ, अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ tan थीटा दैट मीन्स tan t/2, करेक्ट। साथ में t/2 का भी इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा, 1/1/2 जो कांस्टेंट रहता है दैट मीन्स बेसिकली 2 मल्टीप्लाई होगा, डन, एंड इक्वल्स टू x प्लस सी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो दिस x एंड दिस x विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर, हमें मिलेगा क्या फ्रॉम हियर y इक्वल्स टू, अगर देखो इसको अगर मैं उधर लेके जाऊं तो tan t/2 दैट मीन्स tan ऑफ t की जगह x प्लस वाई बाई 2 लिखा जा सकता है प्लस c, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, y इक्वल्स टू tan x प्लस वाई बाई 2 प्लस c, दैट मीन्स पहला ही ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? यस, तो यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा दिखे कि जहाँ हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अंदर को अज्यूम कर लो जो भी गिवन है एक्सप्रेशन, अज्यूम किया किसी और वेरिएबल में आ गया, अब हम ट्राई करेंगे कि इसी को डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ जो dy/dx का टर्म है उसको हम dt/dx के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमारे एक्सप्रेशन में अब सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल रह सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया, cos t dy/dx लिखा, dy/dx हमने अज्यूम कर लिया कि एक साइड आ गया है, अब 1/cos t की जगह हमने यहाँ सारी कहानी लिख देनी है, तो dy/dx की जगह वैल्यू रखो और t और x में हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इंटीग्रेट करो, सोल्यूशन निकालो। जब भी हमारे पास t का एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनली t में आप जो भी गिवन हमने अज्यूम किया था उसको रख दो वहाँ और आपके पास आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में 2018 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। लेट यहाँ पे f is given as r2r, be a differential function with f of 0 equals to 0, ये कंडीशन गिवन है, दैट मीन्स यस वी आर अप्रोचिंग टू करेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन। इफ y इक्वल्स टू fx satisfies the differential equation, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल्स टू fx, दैट मीन्स बेसिकली हमें इक्वेशन निकालना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म गिवन है, अब हमारे पास इक्वेशन है नहीं, ठीक है ना, तो दैट मीन्स इक्वेशन पहले तो निकालना होगा, कंडीशन भी गिवन है। देन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -∞ fx इज व्हाट, क्या बताया था मैंने कि जब भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, देख के लगेगा काफ़ी मुश्किल है, बट अगर इसके छोटे छोटे गहराई में जाओ तो यू विल सी कि बहुत ईजी तो है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, फिर इसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, dy/dx की वैल्यू जो भी गिवन है उसको लिख दो। तो यहाँ अगर देखो इसको ध्यान से तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा y टर्म है, दैट मीन्स क्या मैं इसको इधर ले आऊँ, तो dy/5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट dx, ले लो इंटीग्रेशन दोनों साइड, डन, हमारा काम खत्म, सॉल्व कर लिया हमने इक्वेशन। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता था फॉर्मूला, 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वही लगा दो, 1/2a का मतलब 2 इंटू 2 4 लॉग, अब ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 2 अपॉन करेक्ट 5y प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस नथिंग बट c, डन। चलो अब फ्रॉम हियर, अब देखो एक और बात जो यहाँ से छूट गई होगी आपसे, 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए तो किया, बट यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/5 भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1/5 भी होगा, तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट 1/20। अब अगर मैं इसको लिखूं तो log ऑफ 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 और यहाँ पे इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 20 इंटू एक्स प्लस सी, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इस 20 को उधर लेके चली गई, करेक्ट। अब देखो ये अपने पास जो है वो हमारे पास सोल्यूशन बन गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। अब सोल्यूशन जो बना है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की पहले तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, f0 इक्वल्स टू 0 गिवन है, करेक्ट। अगर f0 इक्वल्स टू 0 गिवन है इसका मतलब कि जब भी हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, करेक्ट। अब उसके लिए आपको क्या दिख रहा है, आप पुट करके देख लो, f0 की वैल्यू जैसे ही हम 0 रख रहे हैं, सो फ्रॉम हियर c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है, 0 ही आ जा रही है,
करेक्ट, चेक कर लेना और फिर बताना कि सच में आपके पास आ रही कि नहीं। बहुत आसान सा है। x की वैल्यू जैसे ही हम 0 करेंगे तो यहाँ c की वैल्यू भी हमारे पास 0 पहुंच चुकी है, आ चुकी है। तो अब ये जो c की वैल्यू हमने 0 यहाँ से निकाली उसको हम बस रख देंगे और फिर यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज कि अपना इक्वेशन क्या बन गया है, log ऑफ 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2, ठीक है, डन। अब यहाँ पे इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 20 इंटू एक्स ओनली, बिकॉज सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0, करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा, अगर किसी को भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है ना, आप यहाँ से भी आगे कर सकते हो सॉल्व इसको। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू, 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इक्वल्स टू ई टू द पावर 20x लिख सकती हूँ। सेम आप यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते थे, ई टू द पावर 20x प्लस सी करो इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा, है ना। अब f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरी की वैल्यू हमारी 1 आना चाहिए तभी हमारे पास 0 आएगा, है ना, और इधर 0। अब इसकी वैल्यू 1 तो हमारे पास आ ही रही है, जैसे ही आप 0 रख दोगे यहाँ, और यहाँ देखो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास c आसानी से 0 आ रही है, समझ रहे हो ना। ये बस मैं आइडिया बता रही हूँ कि कैसे आपको c की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल ओनली, इसमें तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। चलो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है एंड दिस इज द इक्वेशन। अब ये जो है अपने पास इक्वेशन है, दैट मीन्स द सोल्यूशन है। अब ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है यहाँ, इस सोल्यूशन से आपको ये देखना है कि हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x, दैट मीन्स y इक्वल्स टू जो f ऑफ x है, पहले तो हमें वो निकाल लेना है। और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा, y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे अभी लगा भी नहीं सकते हैं माइनस इन्फिनिटी x में, है ना। सबसे पहले हमें y का फॉर्म लाना होगा। y के फॉर्म के लिए थोड़ा सा अगर ध्यान दो, नोटिस करो तो ये कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ तो हमारा काम बनेगा। 5y माइनस 2 है, 5y प्लस 2 है, सेम टर्म है, दैट मीन्स यस, अगर मैं यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5y माइनस 2, ठीक है, प्लस अगर मैं कर दूं तो हमारा काम पहले बन सकता है, दैट मीन्स प्लस 5y प्लस 2 करो डिवाइडेड बाय 5y, हमने यहाँ माइनस 2 किया है, माइनस 5y प्लस 2 किया है, करेक्ट, यही किया है। जो ऊपर रहता है उसी में प्लस करते हैं नीचे वाले को, फिर माइनस करते हैं नीचे वाले को, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट साइड में भी हमें करना होगा, e टू द पावर 20x प्लस नीचे क्या है 1, e टू द पावर 20x नीचे क्या है 1, तो माइनस 1 कर दिया, करेक्ट। चलो फाइन, अब यहाँ से नोटिस करो तो दिस माइनस 2 प्लस 2 विल बी कैंसल्ड, यहाँ से दिस 5y माइनस 5y विल बी कैंसल्ड, तो हमारे पास बचेगा क्या, 5 5 10, तो 10y अपॉन हमारे पास यहाँ क्या आ जा रहा है, माइनस 4, एंड दैट इक्वल्स टू e टू द पावर 20x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 20x माइनस 1। सो बेसिकली अब अगर मैं y की वैल्यू आपसे पूछूं तो ये कैंसिल होगा, तो दिस इज माइनस 2/5 इधर आ जाएगा, तो माइनस 2/5 इंटू e टू द पावर 20x प्लस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 20x माइनस 1। नाउ टेल मी, अब जो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी y इक्वल्स टू एफ एक्स हमने निकाल ली है, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट f ऑफ x। सो देयरफॉर अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, इसमें हमें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लगाना है, तो कहाँ लगा दूँ, चलो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ इस छोटे से जगह पे। चलो तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया जाए, सो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x करूं तो आप यहीं से बता दो मुझे देख के, जैसे ही मैं f x में x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करूंगी, इधर देखो जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी होगा दैट मीन्स e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, करेक्ट, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब करेक्ट 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1 बना, माइनस 1 इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस 2/5 आया आंसर। सो द आंसर इज नथिंग बट 2/5, इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.4। सो व्हाट शुड बी द आंसर, नथिंग बट 0.4 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखा ना, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको बस ये सोचना है कि जो जो चीज़ें हमने पहले अलजेब्रा में पढ़ी हैं उसको भूलना नहीं है। तो यहाँ जब तक कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगाओगे इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, लगाया, सॉल्व किया, एक्सप्रेशन आया, उसमें बस लिमिट लगा लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर, करेक्ट। और आपने जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्लियर।
और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।